हर टैक्स पेयर को रहता है इंतजार आने वाले फाइनेंस बिल का, ये जानने के लिए कि क्या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या टैक्स में कुछ कमी होगी या कुछ ऐसे सुधार होंगे जिससे उनको टैक्स कंप्लायंस में आसानी हो। फाइनेंस बिल 2021 प्रेजेंट हो चुका है। मैं उसके बारे में इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की चर्चा करूंगा। सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि कहां हो सकती है इनकम टैक्स की बचत। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल असिस्टेंस के अगेंस्ट कैश वाउचर देने की स्कीम अनाउंस की थी और टैक्स पेयर के मन में शंका थी कि क्या लीव ट्रेवल कंसेशन की तरह ही सेक्शन 10(5) में जो कैश वाउचर मिलेंगे वो एग्जम्प्ट होंगे। उस डाउट को फाइनेंस बिल में दूर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जो कैश वाउचर्स अगेंस्ट द एलटीसी या एलटीए आपको मिले हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे, उनको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। एक और कंसेशन था सेक्शन 80EEA के अंदर, आपको ₹1,50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, लेकिन हाउसिंग लोन पर। लेकिन वो इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ जो लोन सैंक्शन किए गए थे 31 मार्च 21 तक एप्लीकेबल था, वो डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2020 कर दी गई। तो आपको हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट का 0.150 लाख तक का डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80EEA वो मिल सकता है यदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो रेजिडेंशियल हाउस हम परचेज कर रहे हैं वो 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और जिस डेट में आपको लोन सैंक्शन होता है उस लोन सैंक्शन की डेट पर आपके पास कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तो जो ये लोन सैंक्शन पर 31 मार्च तक 21 तक ही कंसेशन अवेलेबल था, नाउ इस डिडक्शन को आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर भी यदि हाउसिंग लोन लेते हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस तो आपको ₹1.5 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन का एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। एक और नया प्रोविजन उन लोगों के लिए है जो कि नॉन रेजिडेंट थे पहले और बाद में रेजिडेंट हो गए। नॉन रेजिडेंट आपको पता है कि यदि आप इन फाइनेंशियल ईयर 182 डेज से ज्यादा यदि आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप रेजिडेंट हैं और दूसरी कंडीशन भी उसके साथ अटैच्ड है। सो यदि उन कंडीशन को फुलफिल करने का कारण आप पहले सालों में नॉन रेजिडेंट थे और अब आप रेजिडेंट हैं, जिस पीरियड में आप नॉन रेजिडेंट थे उस समय आपने नोटिफाइड कंट्री जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक अकाउंट मेंटेन किया था, तो उस अकाउंट से जो इंटरेस्ट इनकम एक्रू होगी उस पर आपको छूट मिलेगी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड मैनर, जिसका हमको वेट करना होगा। लेकिन
कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके कारण आपका इनकम टैक्स का बोझ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ सकता है। पहला प्रोविजन है सेक्शन 10(10)(d), जिसमें आपको इंश्योरेंस से जो अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। लेकिन यहां पर अमेंडमेंट कर दिया गया है जिसके अनुसार यदि आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस लेते हैं और उस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस का पॉलिसी आपने 1 फरवरी 2021 के बाद दे रहे हैं और पॉलिसी टर्म के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि प्रीमियम ₹2,50,000 से ज्यादा पेएबल है तो उस केस में जो अमाउंट मैच्योरिटी में आपको मिलेगा विद बोनस वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्प्ट नहीं होगा। आपका डाउट ये हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो उन पॉलिसीज पे इस अमेंडमेंट का कोई असर नहीं होगा जिनके लाइफ टर्म में कहीं पर भी आपको 2,50,000 से ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना। लेकिन ये अमेंडमेंट उस कंडीशन में भी एप्लीकेबल नहीं होगा यदि उस पर्सन की डेथ के बाद इंश्योरेंस से अमाउंट मिलता है इंक्लूडिंग बोनस। नाउ जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस परचेज किए, इन्वेस्टमेंट किया, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 2,50,000 से ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट करना था इन फुल टर्म। ऐसे केस में जो अमाउंट आपको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा इंक्लूडिंग द बोनस, उससे जो प्रॉफिट अराइज होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स होगा और उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स होगा जिस फाइनेंशियल में वो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। किस तरह से कैलकुलेट होगा इसका मैंने प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसका हमको वेट करना होगा। जो प्रोविडेंट फंड है आपका, जनरल प्रोविडेंट फंड और अदर प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नोटिफाइड है, जिनसे आप जो मनी विड्रॉ होती थी, आपको पेमेंट मिलता था, वो सेक्शन 10(11) के अंदर फुली एग्जम्प्ट था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बट अब यह हो गया है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ₹2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में जो 2,50,000 से ज्यादा अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो सेक्शन 10(11) में एग्जम्प्ट नहीं होगा। ऐसा ही प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए किया गया है। वहां पर भी आपको सेक्शन 10(12) में कंडीशन फुलफिल करने पर जो अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिलता था कंडीशन के अनुसार वो एग्जम्प्ट था। लेकिन अब वहां पर भी यदि आपका कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 से ज्यादा है तो उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो आपको सेक्शन 10(12) में एग्जम्प्ट नहीं होगा। जो लोग टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं और जिनके केस में टैक्स डिडक्ट होता है लेकिन इसके बाद भी वो अपने रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनके लिए टीडीएस के प्रोविजंस को अमेंड किया गया है और एक नया सेक्शन 206A भी लाया गया है जिसके अनुसार यदि जो लोग हैं जिनके केस में कंटिन्यूस प्रीवियस 2 ईयर्स में
टीडीएस का डिडक्शन हुआ है और उन्होंने रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद भी फाइल नहीं किया है और टीडीएस दोनों ही साल में 50,000 या उससे ज्यादा था, तो ऐसे लोगों के केस में ये प्रोविजन सेक्शन 226A भी लगेगा। वो सेक्शन कौन कौन से हैं जिसके अंदर टीडीएस डिडक्शन की बात कही गई है? सैलरी, सेक्शन 192 में आपका सैलरी पर डिडक्शन होता है। यदि आपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत अमाउंट मिलता है उसके ऊपर 192A के अंदर डिडक्शन होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से सेक्शन 194B के अंदर डिडक्शन होता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से 194BB के अंदर डिडक्शन होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट 194LBC के अंदर डिडक्शन होता है। यदि आपको कैश पेमेंट विड्रॉ करते हैं, जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उसके ऊपर आप टीडीएस का डिडक्शन होता है 194N के अंदर। सो इन सारे सेक्शन के अंदर आपको टीडीएस का डिडक्शन पिछले 2 सालों में हुआ और टीडीएस का अमाउंट डिडक्शन 50,000 रुपीज से ज्यादा था और आपने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्या होगा इस प्रोविजन में? टीडीएस आपको जो रिलेवेंट प्रोविजन जो टैक्स डिडक्शन का रेट प्रिस्क्राइब किए गए उससे डबल अमाउंट का टीडीएस होगा, या जहां पर प्रिस्क्राइब नहीं किए गए वहां पर जो रेट एप्लीकेबल है उनका डबल अमाउंट का डिडक्शन होगा, और जहां पर ये दोनों चीज नहीं है वहां पर 5% का टीडीएस होगा। आपको ये भी पता है कि यदि आप परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करते तो सेक्शन 206A के अंदर हाई रेट पे टीडीएस होता है। अब इसमें कहा गया है कि यदि प्रोविजन 206AB के भी एप्लीकेबल होते हैं और 206A परमानेंट अकाउंट नंबर कोड नहीं करने के भी एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में जो हायर अमाउंट होगा वो टीडीएस का डिडक्शन होगा। आपको एक और बात जान लेना जरूरी है कि यदि आपने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया तो आपको टाइम अवेलेबल था अप टू 31st March ऑफ द असेसमेंट ईयर टू फाइल द बेलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4). वो टाइम लिमिट भी 3 मंथ से रिड्यूस कर दी गई। इसका मतलब यह है कि यदि आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो आपको विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, इसका मतलब दिसंबर तक रिटर्न फाइल करना होगा, या यदि असेसमेंट उसके पहले कंप्लीट हो गया तो उसके जो भी पहले है वहां पर। ऐसा ही अमेंडमेंट सेक्शन 139(5) में कर दिया गया है। यदि आपने रिटर्न फाइल करने के बाद 139(1) या 139(4) के अंदर आपको लगता था कि यदि आपने कोई डिडक्शन कम क्लेम किया है, इनकम नहीं बताई है, या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट और ओमिशन हो गया है, तो उस केस में आपको असेसमेंट ईयर के एंड तक का टाइम अवेलेबल था। अब वो टाइम भी 3 मंथ से रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब रिवाइज रिटर्न आप असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ही फाइल कर पाए। पिछले 2 सालों से टैक्स पेयर फ्रेंडली काफी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फेसलेस असेसमेंट की स्कीम आई, फेसलेस पेनल्टी की स्कीम आई, फेसलेस अपील की स्कीम आई, और अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी फेसलेस करने की बात है। इसी के साथ स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख और टैक्स डिस्प्यूट 10 लाख रुपीज तक है, उनके केस में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज बनाने का प्रावधान है।
और भी कुछ ऐसे परिवर्तन है, जैसे कि सेटलमेंट कमीशन का खत्म करना, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को चेंज करना। लेकिन इंडिविजुअल को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले, जो उनको टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा। एक प्रोविजन है सेक्शन 148, जिसमें आपके असेसमेंट रीओपन होते थे, और असेसमेंट रीओपन में असेसिंग ऑफिसर को रीजन टू बिलीव फॉर्म करना होता था, और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल जो जरूरत हम लेना होता था। इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, और यह कहा गया है कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो सजेस्ट करती है कि इनकम का एस्केपमेंट हुआ है, तो उस केस में वो जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उनके अप्रूवल के बाद आपको नोटिस इशू कर पाएंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है उसको भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। पहली इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास रहती है। डिपार्टमेंट के पास रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टेड है। सो सीबीडीटी की ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को पास की है, या C&AG ने कोई ऑडिट एप्लीकेशन रेज किया है, या आपके यहाँ सर्च हुई है, या रिक्वेशन किए गए एसेट के, या सर्वे हुआ है, तो उन केसेस में भी प्रायर अप्रूवल पर उसको इंफॉर्मेशन माना जाकर और असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट को रीओपन कर सकता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया, और ये इसको बड़ा टैक्स पेयर फ्रेंडली कहना चाहिए, कि कभी कभी जो इंफॉर्मेशन आती है उससे एस्केपमेंट प्रूव नहीं होता, लेकिन असेसिंग ऑफिसर अभी तक उनको रीओपन करता था। उसके पास एक प्रोविजन था 133(6) का वेरिफिकेशन करने का, लेकिन नॉर्मली वो यूज नहीं होता था। अब सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर समझता है कि जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आई है, चाहे ऑडिट एप्लीकेशन के अंदर का आई है, ऐसे केसेस में वो चाहे तो बिफोर इश्यूइंग द नोटिस ही कैन कंडक्ट एन इंक्वायरी। वो इंक्वायरी करने के बाद असेसिंग ऑफिसर को एसएसजी को एक शो कॉज नोटिस देके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकता है, और उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड होता है कि ये फिट केस है फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, या वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि इसके अंदर 148 का केस नहीं है। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस हैं वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी के अप्रूवल से होंगे, और पहले ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होता था। 148 नोटिस इश्यू के पहले कोई 148 का प्रोविजन नहीं था। अब 148 के अंदर यदि वो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, या आपको शो कॉज नोटिस इशू देते हैं आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या फर्दर इंक्वायरी, तो उसके बाद उनको ऑर्डर भी पास करना पड़ेगा 148 के अंदर कि फिट केस है, और जब वो फिट केस प्रूव होगा, वो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी के अप्रूवल से, तब ही 148 का नोटिस इश्यू होगा। इसके बाद जो टाइम लिमिट है, एक और राहत आपको मिली है कि आपको लंबे समय तक रीओपनिंग होने का डर खत्म हो जाएगा। यदि इनकम एस्केपमेंट
50 लाख रुपए से कम है, लेस देन 50 lakhs, तो विदिन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ये असेसमेंट रीओपन हो पाएगा 148 के अंदर। और जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिनका प्रायर अप्रूवल लेना होगा, वो ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर और कमिश्नर और डायरेक्टर इनकम टैक्स होगा। लेकिन यदि एस्केपमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा है तो असेसमेंट को 10 years तक ओपन किया जा सकता है। ऐसे केस में प्रायर अप्रूवल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या जहां पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नहीं है, वह चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल की अप्रूवल से ही ये असेसमेंट में 148 का नोटिस शो होगा। सीनियर सिटीजन के लिए प्रोसीजर में एक राहत है जिनकी एज 675 ईयर्स या उससे ज्यादा है। ऐसे केस में उनको रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, और उनको समझना बहुत जरूरी है। इस केस में स्पेसिफाइड बैंक गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। वो बैंक आपका चैप्टर 6A के अंदर आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, या आप 87A के अंदर रिलीफ के रिबेट के हकदार हैं, तो वो अलाउ कर पाएंगे और उसके बेसिस पे जो टोटल इनकम कंप्यूट होगी उस पर टैक्स का डिडक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी होगा कि आपकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम पेंशन और इंटरेस्ट फ्रॉम अकाउंट विद स्पेसिफाइड बैंक। तो यदि आपके पास दूसरे बैंक के अंदर से कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आपका बैंक दूसरे के अंदर कोई डिपॉजिट है, तो उस केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आपकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा और आपको रिटर्न फाइल करना होगा। आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड बैनर में एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा, जिसके अंदर आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने कंडीशन फुलफिल की है, आपकी पेंशन और इंटरेस्ट जो स्पेसिफाइड बैंक से आपको मिल रहा है उसके अलावा आपकी और कोई इनकम नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि फाइनेंस बिल 2021 के प्रोविजंस की जानकारी आपके दोस्तों साथियों को होना चाहिए तो इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे विषयों पर जो वीडियोस उनको वॉच करते रहें, या जो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर दिए उनको वॉच करते रहें, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई शंका है तो आप मेरे ईमेल आईडी की पर भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।